जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम फिर हैं सूरत में और सूरत में 164 उधना विधानसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार सुरेश भाऊ सोनोने यहाँ पर खड़े हैं और प्रचार के दौरान उनको किस तरह का रिप्लाई लोगों से मिल रहा है और साथ ही साथ किस तरह से यहाँ पर चुनावी सरगर्मियाँ हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी में। जय भीम नमो बुद्धाय। नमस्कार, मैं बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हूँ उधना 164 विधानसभा मत विस्तार से और लोगों का बहुत सारा प्रतिशत मुझे मिल रहा है, जैसे कि मजूर, कामदार, दलित, ओबीसी, मुस्लिम, बहुजन समाज के लोग, हमारे महाराष्ट्र के, यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, गुजरात के सभी लोगों का मैं कामदार आगेवान होने के नाते मेरे सबसे अच्छे कांटेक्ट है और जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरा बहुत ही स्माइल से स्वागत करते हैं। सर आपके विधानसभा क्षेत्र की खास बात यह है कि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेड उम्मीदवार है, जैसे कांग्रेस के हो गए या फिर बड़ी पार्टियाँ जो यहाँ की लोकल पार्टी भी मानी जाती है भाजपा, उसके भी उम्मीदवार आपके खिलाफ खड़े हैं। किस तरह का माहौल बन रहा है उसके बारे में ज़रा बताइए। यहाँ भी चुनाव से पहले स्थानिक उम्मीदवार को ही बड़ी राजकीय पार्टी ने टिकट देना चाहिए, ऐसा ही मांग ये मतदाताओं की थी, क्योंकि जो बाहर से जो आता है, मतलब जो इंपोर्ट करके जो लोग आते हैं वो छूट जाने के बाद, जीतने के बाद कभी भी अपने इलाके में देखते नहीं है। उनको ऐसा लगता है अब हमारा काम हो गया। तो जनता ने कहा कि बाहर का कैंडिडेट आएगा तो मतदान नहीं करेंगे, हम स्थानिक कैंडिडेट को ही मतदान करेंगे। तो कांग्रेस ने भी धनसुख राजपूत जी को खड़ा किया है। जैसे कि मैं खुद कांग्रेस का कैंडिडेट था, वहाँ में टिकट नहीं मिली क्योंकि पूंजीपतिवादी पार्टियाँ है और पैसे वाले को ये टिकट देती है। तो मेरा टिकट कट जाने से हमने बसपा का बहन कुमारी मायावती जी के संपर्क कर तत्काल हमने ये यहाँ 164 में उम्मीदवारी की है। और बाहर के जो बीजेपी के हैं वो मनु भाई फोगवा, वो भी बाहर रहते हैं और उम्मीदवारी यहाँ की है। उनको ऐसा लगता है कि धन के बल पर, सत्ता के बल पर हम लोग ये चुनाव जीत जाएंगे और किसी भी प्रकार की साम दाम दंड नीति का वो लोग अवलंब कर रहे हैं। मतदाताओं को प्रलोभन देना या उनके इलाके में जाके उनको प्यार मोहब्बत से नहीं माने तो डरा धमका के भी उन लोगों का काम शुरू है। मगर जनता बहुत होशियार है। उधना विस्तार की जनता जान गई है कि 75% जो पब्लिक है, जो लोग मतदाता है, वो स्लम या स्लम जैसी बस्ती में रहते हैं। उनके जो बुनियादी सवाल है उनके तरफ कोई पार्टी ध्यान देती नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। दोनों एक ही सिक्के के दो बाजू है। इनका काम है कि किसी भी प्रकार से सत्ता में आए और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको सत्ता से रोके। ये भूतकाल में भी हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ भी। आज वही 75 साल की आज़ादी में भी वही सिलसिला चालू है, पूंजीवाद और गरीब का वाद। नहीं, आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात की। बाबा साहब के साथ भी कई किस्से हुए थे, संविधान सभा में उनको आने से रोका गया या फिर बाकी जगहों पर, फिर भी बाबा साहब वहाँ पहुँचे। आज देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान और दुनिया का सबसे बड़ा स्पष्ट रूप से सारे कानूनों को डिटेल में बताने वाला संविधान भारत के पास है और सबसे सुदृढ़ संविधान हमारा माना जाता है। आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं, आप लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर रहे हैं। मुख्य मुद्दे यहाँ पर क्या उभर कर आ रहे हैं, लोगों की क्या मंशा है? लोगों की यही मंशा है। पहला जो बुनियादी सवाल है कि प्राथमिक सुविधा। आज भी स्लम विस्तार में आप जाके देखेंगे तो किसी प्रकार की भी प्राथमिक सुविधा नहीं है। ना रोड है, ना ड्रेनेज है, ना मतलब पीने की पानी की अच्छी सुविधा है और ना संडास बनाए अच्छी तरह के, बस बना दे खाली नाम के लिए, कोई साफ़ सफाई नहीं है। स्कूलों की बात देखेंगे तो स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूल है, बच्चे दंगा मस्ती कर रहे हैं स्कूल में, कोई किसको पढ़ी नहीं है। तो बाबा साहब का बुनियादी विषय था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बीजेपी आरएसएस के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो ये तमाम बाबा साहब के विचारों को मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। मगर जब तक तुम्हारे हमारे जैसे लोग हैं, कोई भी माइकलाल बाबा साहब के जो संकल्प है उसको डैमेज नहीं कर सकता, उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकता। ठीक है, सत्य कभी कभी ये होता है मगर पराजित नहीं होता है। तो हम लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो बुनियादी सवाल की हम बात करें तो प्राथमिक सुविधा ही, शिक्षा की बात ले लो, या एक भी कॉलेज नहीं है, या बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं। अपने जैसे जो गरीब के बच्चे हैं वो 1 से 8 पास, बाद में नापास, कोई शिक्षा उनके लिए नहीं है, कॉलेज नहीं है, कोई अच्छे अस्पताल नहीं है, कोई
जो भी अस्पताल है सिटी के अंदर है दो, उतना विस्तार में जो सरकारी अस्पताल एक पर नहीं है। महिलाओं की समस्या है, कामदारों की समस्या है, कामदार कायदों का सही ढंग से अमल नहीं हो रहा है। मतलब अमल क्या, मैं तो बोलता हूँ कि जब से मोदी सरकार आई है कामदार कायदों को डिमोलिश कर दिया है। कोई कामदार कानून नहीं है। 12 घंटा काम करो, 16 घंटा काम करो, मेहनत मजूरी करो और जो मिलता हो तनख्वाह ले लो। कोई हक रजा, बोनस, ग्रेजुटी, सर्विस, ESI, PF की कोई बात अब गुजरात राज्य में नहीं है। ये हो गई यहाँ की समस्या है। अब दूसरा पहलू ये है कि जनता ये भी जानना चाहती है, जो मतदान करने वाला व्यक्ति है वो ये भी जानना चाहता है कि अगर आप चुनकर आते हैं तो आप उनको क्या मुख्य रूप से देंगे, वो भी ज़रा विस्तृत तौर पर बताइए। देखो, मैं खुद प्रेमनगर झोपड़पट्टी में रहता हूँ और सभी लोगों से जुड़ा हूँ, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, बनिया हो, बामन हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, पाटिल हो, तेली हो, तामुड़ी हो, सभी लोग, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, उड़ीसा के हो, सभी लोगों से मेरे कांटेक्ट है और उनकी जो समस्या है वही मेरी समस्या है। मेरे बच्चे भी आज कॉलेज से वंचित है क्योंकि कॉलेज नहीं है यहाँ पे। हमारे बच्चा आज भी जाति का प्रमाण पत्र यहाँ मिलता नहीं है। जाति का प्रमाण पत्र न मिलने से एजुकेशन में और रिजर्वेशन नौकरी में कोई लाभ परप्रांतीय शेड्यूल कास्ट के लोगों को यहाँ मिलता नहीं है। दूसरा जो सवाल है कि इतने बड़ी तादाद में हम लोग रहते हैं मगर किसी प्रकार का हॉल या किसी प्रकार की जो डेवलपमेंट की चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं ये काम करूँगा कि बच्चों के लिए कॉलेज बनाऊँगा, अच्छे रास्ते बनाऊँगा। झुपड़पट्टी में जो स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम है, जहाँ झुपड़ा वही पक्का मकान, ये काम पहले करूँगा। कॉलेज का काम मैंने बोला और बहुत जो काम है मजदूर कामदारों के जो सवाल है वो मजदूर कामदारों के सवालों पे मैं विशेष ध्यान दूंगा। बेकारी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बढ़ती हुई महंगाई है और भ्रष्टाचार तो इतना ही चरम सीमा पे गया है। यहाँ पे जो डबल इंजन की सरकार बोलते थे भूपेंद्र भाई पटेल की, वो डबल इंजन की सरकार ने सबको एकदम डिमोलिश कर दिया भ्रष्टाचार के नाम पे। पैसे दिए बिना कोई काम नहीं होता है। ये गुजरात राज्य ऐसा राज्य है, गांधी की भूमि कहते हैं, मगर यार दूध दही की जगह दारू की नदियाँ बहती है। बीच में अन्ना हजारे साहब आए थे और उन्होंने कहा अहमदाबाद में गांधी आश्रम में, अरे मैं तो देख के परेशान हो गया हूँ। मैंने सुना था कि गुजरात में दूध और दही की नदियाँ बहती होंगी, या तो घर घर दारू शराब बिकती है। अगला आंदोलन में शराब बंदी के लिए करूँगा। उसके बाद अन्ना साहब का नामो निशान नहीं रहा। तो जो भी लोग न्याय की बात करते हैं, बीजेपी RSS के लोग उनको डिमोलिश कर देते हैं, उनको नष्ट नाबूद कर देते हैं। मगर मैं जीत के आने के बाद तमाम बुराइयों के खिलाफ लड़ूंगा। भगवान बुद्ध के जो पंचशील के विचार है वो जन जन तक पहुंचूंगा। आम आदमी को न्याय मिलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, रोड लाइट संडास ड्रेनेज की व्यवस्था होगी, मजदूर कामदारों को उनके हक और अधिकार मिलेंगे और तमाम खुशहाली रहेगी। महिलाओं को जो अन्य अत्याचार होते हैं, आज देखो तुम 3-3 साल की लड़की पे बलात्कार होता है। शासन प्रशासन काम कर रहा है मगर जो बुनियादी ढांचे से काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। हमारे MLA बनने के बाद ये तमाम चीज़ों पर हम ध्यान देंगे और आम आदमी की लगे ये सूरज भाई हमारा ही है और हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है। और इसी तरह से सब लोग मुझे चाह रहे हैं। जहाँ भी जाता हूँ सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि सूरज भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद सुरेश भाई लॉर्ड बुद्धा टीवी से बात करने के लिए। तो ये मुख्य रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा आपने देखा। यहाँ पर बेसिक्स नीड्स के लिए यहाँ पर मुद्दे बनाए जा रहे हैं और बेसिक नीड के मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मगर एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये भी है कि निश्चित तौर पर जनता यहाँ पर निर्णय लेंगी कि क्या सही है और क्या गलत। सही निर्णय तो बहुत जल्द आ ही जाएगा, मगर तब तक के लिए आप देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।